नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं जया कौशिक। और हम शुरुआत कर रहे हैं पंजाब से जो खबर आई, मशहूर गायक और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आरोपियों ने जश्न मनाया था। जरा सा भी उन्हें मलाल नहीं था कि इतनी बड़ी वारदात को वो अंजाम देकर आ रहे हैं और वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। फरार होने के दौरान कार के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद ये आरोपी एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठे थे। आप तस्वीरों में देखिए इनके हौसले कितने बुलंद है। एक वीडियो भी बना रहे हैं और हथियार को लहरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, संगीत के धुन का मजा ले रहे हैं। और हथियारों को लहराता हुआ ये जो वीडियो है ये काफी वायरल हुआ है। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला पंजाब के जो मशहूर गायक थे और कांग्रेस के नेता थे, किस तरह से बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी गई थी, गोलियों से उनको छलनी कर दिया गया था। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ वीडियोस लगे हैं। इन वीडियोस में दिख रहा है कि कैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद 5 आरोपी एक कार में सवार होकर निकलते हैं और पंजाबी गाने पर वो थिरक रहे हैं, बेखौफ होकर हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। ये वीडियोस आरोपियों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए थे, लेकिन बाद में पुलिस के डर से अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अंकित और सचिन भिवानी के मोबाइल से ये वीडियोस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक कार में कुल 5 लोग बैठे हैं, जिनमें ड्राइविंग सीट पर कपिल बैठा है, उसके बगल में नीली शर्ट पहने जो शूटर प्रियव्रत फौजी है वो बैठा हुआ है, जिसके हाथ में 2 पिस्टल हैं। उसके ठीक पीछे वाली सीट पर हम बात करें तो पीछे वाली सीट पर बीचों बीच 19 साल का अंकित बैठा हुआ है, जो इस मॉड्यूल का सबसे कम उम्र का शूटर है और उसने अपने दोनों हाथों से फायरिंग की थी और सिद्धू मूसेवाला को अकेले 6 गोलियां मारी थी। उसके बगल में नीली टी शर्ट में सचिन भिवानी बैठा हुआ है, जिसने शूटरों की मदद की थी और उनको छिपने में काफ़ी हेल्प की थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। उसके बगल में अगर हम बात करें जो अंकित है, उसके बगल में नीली सफ़ेद टी शर्ट में दीपक मुंडी बैठा हुआ है, जो फिलहाल फरार है। तो इनमें से 4 लोग पकड़े गए हैं, जबकि दीपक मुंडी फरार है। इस वीडियो की लोकेशन क्या है, इसकी अभी जांच की जा रही है। जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन ये वीडियो दिखाता है कि किस तरह से आरोपी हत्या के बाद भी बेखौफ थे और वो लगातार इस तरह के वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, ताकि जो दूसरे गैंग हैं उनमें खौफ पैदा किया जाए और तमाम जो यूथ क्रिमिनल हैं उनमें उनका नाम हो। तो इस तरह से लोगों को डराने के लिए वो इस तरह के वीडियोस पोस्ट कर रहे थे। कुछ फोटोज भी दिल्ली पुलिस को मिली हैं, जिनमें आरोपी हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं और उन्होंने कारतूस से सिद्धू मूसेवाला लिखा हुआ है, किसी में अंकित लिखा हुआ है, किसी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग लिखा हुआ है। इस तरह से फोटोज में भी हथियारों की वो नुमाइश कर रहे हैं। तो कार का ये वीडियो वायरल है और जिस तरह से कार में बेखौफ होकर बदमाश जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि हत्या के बाद भी उनके मन में पुलिस का कोई डर नहीं था और वो लगातार लोकेशन बदलते रहे। उन्होंने करीब 35 लोकेशन बदली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जगहों से कई शूटर गिरफ्तार किए, जिसमें अंकित अभी पकड़ा गया है, जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से पकड़ा गया है, और उसके साथ में सचिन भिवानी भी पकड़ा गया है। और वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में सबसे कम उम्र के उस शातिर शूटर को गिरफ्तार किया है, जिसने दोनों हाथ से फायरिंग कर 6 गोलियां मारी थी और उसके साथ एक हत्या में शामिल शख्स भी पकड़ा गया। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से हमने देखा कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार गैंग जो है उसमें अब तक 19 गुर्गे उसके गिरफ्तार हुए हैं। उम्र महज 18 साल, लेकिन अंकित ने जो किया उसने पंजाब समेत पूरे देश को हिला दिया। सोनीपत का रहने वाला अंकित सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल सबसे कम उम्र का शातिर शूटर है, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग कर अकेले ही मूसेवाला को 6 गोलियां मारी। अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था,
जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया। अंकित और सचिन भिवानी को दिल्ली पुलिस ने 3 जुलाई को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया। सचिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों को छिपने और दूसरी तरह से मदद कर रहा था। सचिन लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग को राजस्थान में संभाल रहा था। आरोपी कितने शातिर हैं इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई इन तस्वीरों में अंकित और सचिन हथियार लहरा रहे हैं। एक तस्वीर में हथियारों के साथ अंकित शूटर प्रियव्रत फौजी के साथ बैठा है। कारतूस से मूसेवाला, अंकित और अपने गैंग का नाम लिखा गया है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के बाद अंकित दूसरे शूटर प्रियव्रत फौजी के साथ भाग गया। वो फतेहाबाद, पिलानी, बिलासपुर के साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से होते हुए गुजरात के कच्छ पहुंचे। वहां प्रियव्रत फौजी मास्क निकालकर घूमने लगा। अंकित को लगा कि वो ऐसे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो वहां से भाग गया। उसने करीब 35 लोकेशन बदली। अंकित के पास पंजाब पुलिस की 3 वर्दी बरामद हुई हैं, जो इन्होंने पुलिस से बचने के लिए रखी हुई थीं। इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई उसमें सचिन भिवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद पहले दिल्ली पुलिस ने 19 जून को प्रियव्रत फौजी, कशिश और केशव को अरेस्ट किया था। प्रियव्रत बोलेरो मॉड्यूल का हेड था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सचिन इन शूटरों का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्टर है। उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद 4 शूटरों प्रियव्रत फौजी, अंकित, कशिश और केशव को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। मानसा से इन्हें भगाने से लेकर गाड़ी मुहैया कराना, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में अलग अलग होटलों में ठहराना, सब कुछ सचिन ने करवाया। पुलिस के मुताबिक शूटर अंकित 4 महीने पहले ही गैंगस्टर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया था। यहाँ तक कि उसका पहले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। साफ है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉजिस्टिक मुहैया कराने से लेकर सीधे तौर पर हत्या में शामिल लोगों को बड़ी ही सावधानी और प्लानिंग से चुना गया। इसके बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल और कनाडा में बैठे गैंगस्टरों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। नई दिल्ली से कैमरामैन सुधीश कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के बाद तनाव अभी भी बना हुआ है। लोग दहशत में हैं और पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी का नाम शेख इरफान है। पुलिस ने उसे नागपुर से गिरफ्तार किया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोल्हे की हत्या 21 जून को नुपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने के बाद की गई थी। सोमवार को उमेश कोल्हे के लिए बीजेपी ने अमरावती में एक शोक सभा की और इसके मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर की गई थी। और खबर यह भी है कि अमरावती में कुछ लोगों को पोस्ट करने पर धमकियां दी गई हैं और उन लोगों ने इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई। रविवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा लगातार वो जया पुलिस पर आरोप लगा रही हैं कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस ने अपनी दलील में कहा है क्योंकि ये सेंसिटिव इशू था और हम आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए शुरुआत में इस बात को कि ये सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के समर्थन में जो पोस्ट की गई उसके बाद उसका लिंक निकल कर आया है। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। अमरावती में मौजूद हमारे सहयोगी अनुराग द्वारे की, आइए देखते हैं रिपोर्ट। अमरावती के प्रभात चौक में उमेश कोल्हे जी, जिनकी हत्या 21 जून को हो गई थी, यहाँ पर उनकी ये दुकान है अमित मेडिकल्स। यहाँ पर जानवरों के लिए जो उनकी बीमारी में दवाएं, उसके थोक और फुटकर विक्रेता हैं। और ये वो गली है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा अगर आपको आगे दिखा पाए, वो जो आखिरी सीढ़ी है उसके अंदर, वहाँ से जब इसी वक्त लगभग रात 10 साढ़े 10 के आसपास जब वो पीछे की तरफ गए और उनके 5 मिनट बाद उनका बेटा उस तरफ वहाँ पर आया और एक धारदार हथियार से उनके गर्दन पर वार किए गए और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में अब चूंकि
पुलिस पर भी आरोप लगे। कहा गया कि शुरुआती दौर में उनको पता था, जब पुलिस कमिश्नर ने भी कहा कि उनको 2-3 दिनों बाद जब जांच की तफ्तीश में मामला में पता लग गया था कि नूपुर शर्मा की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तब ये बात बाहर क्यों नहीं आई। और अब जब एनआईए इस पूरे मामले को संभाल रही है, एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, 7-8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कई ऐसे ऑडियो क्लिप भी आए हैं कि और दूसरे लोगों को भी धमकाया गया है कि उनकी दुकान पर भी वो पहुंचेंगे और उसके बाद उनसे जबरन माफ़ीनामा या कबूलनामा करवाया गया और उसके पोस्ट भी वायरल किए जा रहे हैं। तो ये सब मामले भी अब सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मॉड्यूल या एक कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, इसकी परतें उधारने में जो सारी जांच एजेंसियां हैं वो लग गई हैं। और उसकी शुरुआत महाराष्ट्र में इस दुकान से, या यहाँ पर जो इसके मालिक थे उमेश कोल्हे, उनके मर्डर के बाद इसकी तफ्तीश शुरू हुई है। इस मामले के सियासी रंग भी हैं, लेकिन इस बीच में जो एनआईए है वो इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अमरावती से अपने सहयोगी संजय शेंडे और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की भी है कि स्थानीय प्रशासन जो है वो आपसी सौहार्द बनाने की कोशिश करे। उमेश कोल्हे पर जहां पर हमला हुआ वो जगह अस्पताल से कुछ दूरी पर है। हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी ने अस्पताल के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की है। बिल्कुल, अनुराग द्वारी ने उस कर्मचारी से बात की जो घटना के बाद वहां सबसे पहले पहुंचे थे। अमरावती में 21 जून की रात को जो उमेश कोल्हे जी हैं उनकी हत्या इसी गली में, वो जो अगर दूर आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, बिल्कुल उसके पास में हुई। और इत्तेफाकन वहां से मात्र 20 कदम की दूरी पर ये एक्सॉन अस्पताल है और यहाँ के कर्मचारियों ने ही उन्हें स्ट्रेचर पर इस अस्पताल तक पहुंचाया। ये वो कर्मचारी हैं जो स्ट्रेचर पर उनको लेकर के आए थे। कैसी हालत थी उनकी उस वक्त जब आप लोग, और कैसे पता लगा कि वहां पर वो गिरे हुए? वहाँ के लोग 10-12 लोग हम आके बताए यहाँ पर, इसलिए हम जरा वहाँ पे दौड़ के गए तो स्ट्रेचर लेके गए। तो हम 5-6 कर्मचारी लेके हमने अस्पताल में लाए। हमारे सर लोगों ने, टीम ने उनका एक जांच की, लेकिन वो पहली मृत घोषित हो गए थे। अच्छा, मतलब आप लोगों को 10-12 लोगों ने बताया, फिर आप लोग फटाक से स्ट्रेचर? वो लोग आए थे हॉस्पिटल में बताने के लिए, इसलिए फिर हम जैसा सर से पूछा और हमने स्ट्रेचर लेके चले गए। सर लोग भी थे हमारे, तो वो फिर आईसीयू में उनको लेके गए। जाने के बाद में वो कैसा फिर वहाँ भी मृत घोषित कर दिया उन्होंने। और जब आप लोग स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे तब वो कुछ बोल पा रहे थे? नहीं, कुछ भी, कोई हरकत नहीं थी? कोई हरकत नहीं, कोई ये नहीं थी। और बहुत खून खून से लथपथ पड़े हुए थे। और आप लोगों ने कोई आवाज या कोई शोर सुना था जब वो गली में गए थे? ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हम अंदर थे, अस्पताल के अंदर थे। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सहारनपुर की सच्चाई। नूपुर शर्मा के खिलाफ किस तरह से समर्थन में जब वहां पर विरोध प्रदर्शन उनके विरोध में हुआ है, कुछ लड़कों को किया गया था गिरफ्तार। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर 10 जून को यूपी के सहारनपुर में एक प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने लगभग वहां पर 85 लड़कों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद जमकर उनकी पिटाई की थी और इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और जब सहारनपुर पुलिस से इस वीडियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि यह सहारनपुर का वीडियो है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के बाद पुलिस बर्बरता की जांच के आदेश दिए गए थे। जिन लड़कों को पुलिस ने पीटा उनमें से 8 लड़कों को सहारनपुर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में पुलिस की लाठी खा रहे, पुलिस से हाथ जोड़कर ना मारने की विनती कर रहे 18 साल के मोहम्मद अली अब भी सहमे हुए हैं। 23 दिन बाद सोमवार को कोर्ट द्वारा निर्दोष करार दिए जाने के बाद घर लौटे हैं। पुलिस की मार से मोहम्मद अली का हाथ टूट गया है। उंगलियों में अब भी दर्द है, सूजन साफ दिखाई देती है। अली बताते हैं कि उन्हें पुलिस ने बिना वजह सड़क से पकड़ा, पीटा और जेल भेज दिया। जुम्मा मस्जिद पे मैं 2 होमगार्ड ने रोक लिया और कहा उतरो।
सर हमने कहा खैरियत, हम 3 जने थे सर, एक को छोड़ दिया, मैं 2 को पकड़ के चौकी में ले गए और वहाँ दरोगा साहब ने कहा कि 5 मिनट में आपको छोड़ रहे और फुटेज चेक करा दीजिए। सर हमने कहा हम नहीं कराते फुटेज चेक। उन्होंने ज़बरदस्ती कि बेटे करा दो, हम फिर चले गए सर उनके साथ और उन्होंने वहाँ जाके हमें पकड़ लिया। उन्होंने तकरीबन 5-6 घंटे बंद करा, फिर रात को थोड़ी उन्होंने क्या किया आपको? फिर पिटा? सर पिटाई की, सब पिटाई की, डंडे मारे आपको? जी सर बहुत मुश्किल से गुजरे वो 23 दिन, ऐसे 23 साल के बराबर थे। बस गुजार लिए सर। कई 23 दिन में कल सोया सर मैं चैन से, और यहाँ सो के भी ऐसा लग रहा है जैसे सपना आया मुझे, जैसे मैं जेल में हूँ, एकदम डर लगने लग गया था। सहारनपुर कोर्ट ने मोहम्मद अली समेत 8 युवाओं को सबूतों के अभाव में जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इन युवकों को छोड़ते वक्त पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि ये तुम्हारे घर का कानून है क्या? पुलिस को कहा कि जिसको चाहो जब तब बंद कर दो, किसी के चोट नहीं है, 307 लगा दी है, कोई झगड़ा वहाँ नहीं हुआ, इतनी लंबी चौड़ाई 1 किलोमीटर लंबी धाराएं लगा दी इस पर। तो कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी इसमें, कि जब जिसे चाहे बंद कर दें, जिसे चाहे आप छोड़ दें, जब चाहे छोड़ दें। तो कोर्ट ने पूरा ऑब्जर्वेशन दिया इस पर। आगे हमें उम्मीद है कि कोर्ट और लड़के भी इसमें ऐसे ही निर्दोष फंसे हुए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कोर्ट उन पर भी यही ऑब्जर्वेशन पास करते हुए और जजमेंट उनके फेवर में देगी। 10 जून को सहारनपुर में पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के बयान के बाद प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने युवाओं को पीटा था और पिटाई का वीडियो बीजेपी प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने रिटर्न गिफ्ट कहकर ट्वीट किया था। एनडीटीवी की खबर के बाद इस वीडियो की जांच के आदेश दिए गए थे। सहारनपुर पुलिस का कहना है कि उनकी जांच जारी है और जल्द रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। ये लड़के 23 दिन जेल में रहने के बाद बाहर तो आ गए हैं, पर कभी जेल इन लड़कों के जहन से बाहर नहीं जाएगा। ये कांप रहे हैं, डरे हुए हैं। पुलिस ने इनकी बेवजह पिटाई की है, इनको जेल में डाला है। सवाल यह है कि जिन पुलिस वालों ने बेगुनाहों को जेल में डाला, जिनकी पिटाई की, क्या उन पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन और अशोक कश्यप के साथ सहारनपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो मॉनसून दस्तक दे चुका है और हम बात कर रहे हैं मुंबई की, जहां पर कल शाम से तेज बारिश जारी है। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। अंधेरी, सायन, डोंबिवली समेत मुंबई से सटे नवी मुंबई थाने में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और लोग खासा परेशान दिख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कई वाहन जो है इस बारिश में खराब हो जाते हैं और यहाँ पर बारिश का जो है येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से इसके बदलने की संभावना है। आज दिन भर यहाँ भारी बारिश की संभावना है। दोपहर 4:10 पर हाई टाइड का भी वक्त बताया जा रहा है। इसके अलावा 7 और 8 जुलाई को मुंबई और उससे सटे ठाणे, नवी मुंबई, पालघर में भारी बारिश की आशंका है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कें जो है तालाब में तब्दील होती हुई दिख रही हैं। काफी ज्यादा पानी सड़क पर दिख रहा है। हालांकि ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार जरूर ऐसे में सुस्त पड़ जाती है। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी मुंबई में ही मौजूद है। अभिषेक, किस तरह का हाल इस वक्त मुंबई में है? लगातार बारिश चल रही है और मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए, मौसम विभाग ने कल तो ऑरेंज अलर्ट दिया था, लेकिन आज के लिए येलो अलर्ट था। उसके बावजूद जो बारिश है वो कई जगहों पर बीते रात से ही बहुत ज्यादा है। लेकिन सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई से जो सटे हुए इलाके हैं वो ज्यादा चिंता कर रहे हैं, क्योंकि जो डोंबिवली के इलाके हैं वहां पे 3 डिजिट यानी कि 3 डिजिट का मतलब है कि 175 कहीं पर है, कहीं पर 200 mm बारिश हुई है, कहीं पर 150 mm बारिश हुई है। ये बहुत ज्यादा बारिश मानी जा सकती है। और पूरे मुंबई और उसके आसपास के इलाकों का अगर औसत निकाला जाए तो तकरीबन 55 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि औसत से कई ज्यादा मायने रखती है। और जो कल्याण वाले इलाके हैं, कल्याण का इलाका है, मुंबई से सटे हुए इलाके हैं, वहां पे कई घरों में पानी भरा हुआ है। वहां पर हालत को देखते हुए अब तमाम जगहों पर एनडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। कल एक डिजास्टर मैनेजमेंट की बड़ी मीटिंग हुई है
जिसमें तीनों सेनाएं और एनडीआरएफ के लोग और मुंबई म्यूनिसिपल के लोग भी शामिल थे। पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर जैसे कि चिपलून, रायगढ़ में भी भारी बारिश की आशंका है और वहां पर भारी बारिश हो भी रही है। कुछ जगहों पर पानी भरने की आशंका है और बाढ़ जैसी हालात हैं। मुंबई शहर की अगर बात करें तो मुंबई शहर में कल रात से जो हालात थे, कल बहुत सारे लोग ट्रैफिक में फंस गए थे, उसके बाद और जगह जगह पर वाटर लॉगिंग थी, लोग बहुत देर तक घर तक बहुत देर से पहुंचे हैं। और इसकी आशंका के मद्देनजर आज बहुत सारे दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और हालात ऐसे हैं कि जो 7 और 8 है, आज ये पूरा हफ्ता बहुत बारिश भरा रहने वाला है, लेकिन 7 और 8 तारीख को बहुत भारी बारिश की आशंका है और उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने उसको लेकर चेतावनियां दी हैं, उन चेतावनी के हिसाब से पूरे शहर में काम किया जा रहा है। जो पूरे महाराष्ट्र का इलाका है तो कोंकण का इलाका इस समय भारी बारिश का सामना कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रायगढ़, चिपलून वगैरह के जो इलाके हैं वहां पर तो अलर्ट भी है और एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अभिषेक ने बताया कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, कई इलाके हैं जहां पर पानी बहुत ज्यादा भर गया और इसीलिए एनडीआरएफ जैसी कई टीमों को अलर्ट कर दिया है प्रशासन ने। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बताएंगे शिकागो में क्यों हुई फायरिंग। दिल्ली के एनडीएमसी इलाके में 1000 से ज्यादा खतरनाक पेड़ हैं और जया, हमने देखा था कि पिछली बार जब बहुत तेज आंधी तूफान आया था तो पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ था कि बहुत पुराने जो पेड़ थे वो अपनी जड़ों से उखड़ गए थे और इन सभी जो पेड़ हैं जो 1000, उनमें अलग अलग मरम्मत और रखरखाव की जरूरत है और ये सर्वे करीब महीने भर पहले हुए और उस आंधी तूफान की तबाही के बाद किए गए हैं। बिल्कुल, जिसमें कि 177 पेड़ यहां पर गिर गए और 1000 के करीब पेड़ों की टहनियों को काफी नुकसान पहुंचा। अब फिर से ऐसी तबाही ना हो इसलिए एनडीएमसी बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई और छटाई में जुटा हुआ है। देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। पेड़ों को सहेजने की कोशिश, कटाई छटाई जोर शोर से, ये उस आंधी तूफान की तबाही के बाद की सीख है जिसने महीने भर पहले केवल लुटियंस दिल्ली में 150 से ज्यादा पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। चिंता जानमाल की भी है और चुनौती पेड़ों को बचाने को लेकर भी। It's more than 1000 trees under the 1000 से ज्यादा पेड़ डेंजरस ट्रीज की कैटेगरी में हैं। कुछ पेड़ों में थोड़ी काट-छांट करनी पड़ती है, कुछ में ज्यादा और कुछ को हटाना ही पड़ता है। Tree required the removal of the entire trees. कनॉट प्लेस सर्किल में अब पेड़ों की शाखाएं आपको सड़कों पर लटकती नहीं दिखेंगी। जितनी शाखाओं का बोझ पेड़ उठा सकता है बस उतनी ही नजर आएंगी। हर उस डाली तक क्रेन पहुंच रही है जिससे पेड़ को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऊपर का जो कैनपी का जो वजन है, जो साइज है, जो होल्ड करने के लिए कितना रूट चाहिए, कितना ताकत चाहिए, वो उतना वो नहीं पा रही है। तो इसलिए यस, इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसके रेशियो, शूट के एंड रूट के रेशियो इतना जो वाइडन हो गया उसके नैरो करो। उसी नैरो करने के लिए हम कैनपी के जो वजन कम करने के लिए अभी प्रूनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। एक नुकसान जो कुछ सिखा गई, एक सबक जो पेड़ों की सुरक्षा को लेकर मिली। जिस तरह बीमारी का इलाज जरूरी है, ठीक वैसे ही पेड़ों की सर्जरी भी, ताकि उनकी सांसें भी चलती रहे और हम भी सांसें ले सकें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका में शिकागो के उपनगर इलिनॉय में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 31 लोग इसमें घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भेज दिया गया है, भर्ती करा दिया गया, उनका इलाज चल रहा है और इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया। ये फायरिंग कल अमेरिका के फ्रीडम डे के मौके पर हो रही थी और इस परेड के दौरान जो ये फायरिंग हुई, इस बीच हमलावर ने यहां पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। उस वक्त वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, किसी को ये समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। ऐसे में यहां पर अफरा तफरी मची, लोग इधर उधर भागने लगे। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची और इलाके को
खाली करवाकर उसको घेर लिया। इस पर कुछ देर पहले हमने हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा से बात की, वहां का अपडेट सुनते हैं। लेटेस्ट ये है कि ये शख्स क्रीमो नाम का शख्स, रॉबर्ट ई क्रीमो थर्ड जो है वो हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने उसे एज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हिरासत में लिया गया है। अभी तक उसे सस्पेक्ट नहीं बताया गया है, पुलिस और जांच कर रही है। इसकी वजह ये भी है कि उसके पास कोई हथियार नहीं मिला है इस शख्स के पास, लेकिन इसे एक भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने इसे फिलहाल हिरासत में लिया है और इस पर और जांच चल रही है। जो राइफल इस्तेमाल किया गया था वो मौके पर मिल चुका है। अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई है, 5 इसमें अडल्ट बताए जा रहे हैं, छठे के बारे में अभी जानकारी नहीं है। हाईलैंड पार्क जो हॉस्पिटल है वहां पर 26 लोग ले जाए गए थे, उनमें से 19 को डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कम से कम 31 लोग हैं जो घायल हुए थे। कुछ को पुलिस लेकर गई, कुछ को लोग खुद हॉस्पिटल्स लेकर गए। घायलों में कम से कम 5 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। ये फायरिंग तब हुई जब 4 जुलाई जो कि इंडिपेंडेंस डे है अमेरिका का, उसका वहां पर परेड चल रहा था। परेड शुरू हुए महज 10 मिनट हुए थे, ये अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग के ऊपर से ये फायरिंग हुई। बिल्डिंग के ऊपर एक सीढ़ी लगाकर एक शख्स बिल्डिंग में जो सीढ़ी थी उसके जरिए ऊपर पहुंचा और ऊपर से इसने फायरिंग की है। फायरिंग होते ही काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग भागने लगे, क्योंकि जब ये परेड वहां पर होती है, अलग अलग जगहों पर ये परेड वहां पर होती है शहरों में, लोग परिवारों के साथ वहां पर जाते हैं, तो वहां पर परिवारों के साथ लोग मौजूद थे और जब ये फायरिंग शुरू हुई तो बिल्कुल भगदड़ मच गई। लेकिन पुलिस ने एक मैनहंट लॉन्च किया और इसकी खोज चल रही थी। तो एक शख्स को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। आगे और जांच होगी, उसके बाद ये साफ होगा कि यही है, इसे चार्ज किया जा रहा है या नहीं चार्ज किया जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि कम से कम यहाँ पर 6 लोगों की जान चली गई है इस फायरिंग के इंसिडेंट में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है अदिति राजपूत। शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र के अमरावती की खबर से, जहां एक केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले में जो मुख्य आरोपी है उसके साथ साथ 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी का नाम शेख इरफान है और पुलिस ने उसे नागपुर से गिरफ्तार किया है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कोल्हे की हत्या 21 जून को नूपुर शर्मा के समर्थन में की गई सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर की गई थी। सोमवार को उमेश कोल्हे के लिए बीजेपी ने एक अमरावती में शोक सभा का भी आयोजन किया और इसके मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। और इधर ये भी खबर आई कि अमरावती में कुछ लोगों को इस तरह की पोस्ट करने को लेकर धमकियां दी गई हैं और जिनको धमकियां दी गई हैं उन लोगों ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। आपको बता दें कि रविवार को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अमरावती की जो निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, वो भी पहुंची थी। उन्होंने पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। अमरावती में 21 जून की रात को जो उमेश कोल्हे जी हैं उनकी हत्या इसी गली में, वो जो अगर दूर आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा बिल्कुल उसके पास में हुई। और इत्तेफाकन वहां से मात्र 20 कदम की दूरी पर ये एक्सॉन अस्पताल है और यहाँ के कर्मचारियों ने ही उन्हें स्ट्रेचर पर इस अस्पताल तक पहुंचाया। ये वो कर्मचारी हैं जो स्ट्रेचर पर उनको लेकर के आए थे। कैसी हालत थी उनकी उस वक्त जब आप लोग, और कैसे पता लगा कि वहां पर वो गिरे हुए? वहाँ के लोग 10-12 लोग हम आके बताए यहाँ पर, इसलिए हम जरा वहाँ पे दौड़ के गए तो टीचर लेके गए, तो हम 5-6 कर्मचारी लेके हमने अस्पताल में लाए। हमारे सर लोगों ने टीम ने उनका एक जांच की, लेकिन वो पहली मृत घोषित हो गए थे। अच्छा, मतलब आप लोगों को 10-12 लोगों ने बताया, फिर आप लोग फटाक से स्ट्रेचर? वो लोग आए थे हॉस्पिटल में बताने के लिए, इसलिए फिर हम जैसा सर से पूछा और हमने स्ट्रेचर लेके चले गए।
सर लोग भी थे हमारे, तो वो फिर आईसीयू में उनको लेके गए। जाने के बाद में वो कैसा फिर वो वहाँ पे मृत घोषित कर दिया उन्होंने। और जब आप लोग स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे तब वो कुछ बोल पा रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई हरकत नहीं थी? कोई हरकत नहीं, कोई ये नहीं थी। और बहुत खून हाँ, खून से लथपथ पड़े हुए थे। और आप लोगों ने कोई आवाज या कोई शोर सुना था जब वो गली में गए थे? ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हम अंदर थे, अस्पताल के अंदर। तो जहां उमेश कोल्हे पर हमला हुआ था वो जगह अस्पताल से कुछ दूरी पर थी और अस्पताल के स्टाफ से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी बात कर रहे थे। तो किस तरह से हमने देखा जाया कि यहाँ पर माहौल जो है एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते इतना खराब हुआ कि कई जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी है। उदयपुर से भी हमने देखा कि ऐसी घटना सामने आई थी और यही कारण है कि हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से कड़ी फटकार लगाई थी, क्योंकि याचिका लेकर पहुंची थी नुपुर शर्मा और उसके बाद सख्त और कड़ी फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को और देश से माफी मांगने को कहा था, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। अनुराग द्वारी अमरावती में ही मौजूद हैं। बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर अमरावती में आप मौजूद हैं। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अनुराग, इस तरह की नृशंस हत्या का ये दूसरा मामला हमारे देश में आया है। उदयपुर में हमने देखा था कि बहुत तनाव वहां पर था, कर्फ्यू तक लगाना पड़ा था। अमरावती में आप किस तरह की स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि आपसी सौहार्द यहाँ पर बनाए रखना भी स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होता है इस तरह के माहौल में? देखिए अदिति, शहर में तो फिलहाल स्थिति बहुत ज़्यादा कोई तनावपूर्ण नहीं है और नियंत्रण में ही है, लेकिन अभी मैं बहुत अहम खबर सूत्रों के हवाले से देने वाला हूं कि ये जो सबसे पहला, जैसे आपने भी कहा कि व्हाट्सएप के थ्रू ये पूरी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। एक ब्लैक फ्रीडम करके एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें ये पोस्ट किए गए थे उमेश कोल्हे की तरफ से। उस जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग उसमें सदस्य थे और वहीं से उसमें एक मुस्लिम सदस्य था, उसने अपने किसी ग्रुप में उस मैसेज को पोस्ट किया और उसके बाद से ही तनाव बढ़ना शुरू हो गया और इस तरह की प्लानिंग की खबरें आने लगी। और एक और बड़ी खबर जो सूत्रों ने हमें बताई है कि 21 से पहले 21 जून को उनकी हत्या हुई थी, लेकिन 20 जून को ही उनके मर्डर की प्लानिंग थी, लेकिन किसी कारणवश इस बारे में जो हत्यारे थे वो आगे नहीं बढ़ पाए और आखिरकार 21 जून को उनको मौका मिला, जिस दिन उमेश कोल्हे की रात में उन्होंने हत्या कर दी जब वो अपने दुकान को बंद करके घर की तरफ जा रहे थे। अदिति जी, अनुराग, यहाँ पर इस पूरे मामले में जिस तरह से निकल कर आया है, ये भी आरोप लग रहा है कि पुलिस के ऊपर कि उसने इस मामले को दबाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की तरफ से इस सफाई में कहा गया है कि ये केस जो है काफी सेंसिटिव था, ऐसे में एहतियात के तौर पर ये सब किया गया है। आपको क्या लग रहा है, किस तरह की राजनीति भी हो रही है इस मामले पर? देखिए, चूंकि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक चल ही रही है, क्योंकि जब ये केस सामने आया था उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी, महाविकास अघाड़ी की सरकार थी और अब वापस से वहां पर बीजेपी और जो शिंदे गुट है शिवसेना का, वो सत्ता पर काबिज हो गया है। तो इस तरह उठापटक चल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा इसके पहले भी जो यहाँ की सांसद थी नवनीत राणा और उनके पति, उन्होंने किस तरह हनुमान चालीसा का पाठ और तमाम चीजें ऐसी की थी जिस वक्त उनको हिरासत में लिया गया था। तो यहीं से वो सांसद हैं, विधायक हैं उनके पति, तो कहीं ना कहीं वो रसाकशी तो चल ही रही है। तो इस तरह के सियासी उठापटक के बीच एक शख्स की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है और इसको भी सियासी चश्मे से जोड़कर देखा जा रहा है। जया जी, अनुराग, इसमें आपकी रिपोर्ट में हम ये भी देख रहे थे कि इस मामले में जो हत्या करने वालों में शामिल थे वो नजदीकी थे, एक दूसरे को जानते थे और उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। क्या उस बारे में थोड़ा बताएंगे आप? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़े हुए थे उनकी दुकान से, चूंकि जिस शख्स को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, वो उस दुकान से, वो भी एक वेटनरी डॉक्टर थे और उनकी जो जानवरों के लिए ही वो दवाओं के थोक और फुटकर विक्रेता थे। तो लगभग 15-20 सालों से उनके साथ जुड़े हुए थे। जब उनकी हत्या हुई और जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो बताया जा रहा है कि वो भी वहां पर संस्कार में शामिल हुए थे। तो इस तरह की तमाम बातें हैं। अब चूंकि मामला एनआईए के पास चला गया है तो देखना की साजिश की बातें भी आ रही हैं, तो क्या इन बातों में भी कोई दम है, ये थोड़े दिनों बाद ही पता लग पाएगा। जया, ये एनआईए की जांच होगी, उसके बाद ही खुलासा होगा क्या इसमें कोई आतंकी एंगल भी शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग द्वारी इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अदिति, ये बात जरूर है कि जिस तरह का माहौल बन गया है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो काफी वक्त से एक दूसरे को जानते थे और एक सोशल मीडिया पोस्ट करने के बाद और ग्रुप में शेयर करने के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो एक समाज में जो भावनाएं भड़क रही हैं उस पर भी गंभीरता से विचार करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं।
पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आरोपियों ने जश्न मनाया था। उनके भीतर जरा सा भी मलाल नहीं था कि इतनी बड़ी वारदात को वो अंजाम देकर आ रहे हैं। फरार होने के दौरान कार के अंदर की तस्वीरें अब सामने आई हैं, जिसपे देखा जा सकता है कि किस तरह बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद ये आरोपी एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठे हैं और म्यूजिक बज रहा है और उस पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हत्या को अंजाम दे दिया गया। उसके बाद ये खुद वीडियो भी बना रहे हैं और बेहद खुश नजर आ रहे हैं और बेखौफ दिख रहे हैं इस हत्या को अंजाम देने के बाद। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ वीडियोस लगे हैं। इन वीडियोस में दिख रहा है कि कैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद 5 आरोपी एक कार में सवार होकर निकलते हैं और पंजाबी गाने पर वो थिरक रहे हैं, बेखौफ होकर हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। ये वीडियोस आरोपियों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए थे, लेकिन बाद में पुलिस के डर से अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अंकित और सचिन भिवानी के मोबाइल से ये वीडियोस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक कार में कुल 5 लोग बैठे हैं, जिनमें ड्राइविंग सीट पर कपिल बैठा है, उसके बगल में नीली शर्ट पहने जो शूटर प्रियव्रत फौजी है वो बैठा हुआ है, जिसके हाथ में 2 पिस्टल हैं। उसके ठीक पीछे वाली सीट पर हम बात करें तो पीछे वाली सीट पर बीचों बीच 19 साल का अंकित बैठा हुआ है, जो इस मॉड्यूल का सबसे कम उम्र का शूटर है और उसने अपने दोनों हाथों से फायरिंग की थी और सिद्धू मूसेवाला को अकेले 6 गोलियां मारी थी। उसके बगल में नीली टी शर्ट में सचिन भिवानी बैठा हुआ है, जिसने शूटरों की मदद की थी और उनको छिपने में काफ़ी हेल्प की थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। उसके बगल में अगर हम बात करें जो अंकित है, उसके बगल में नीली सफ़ेद टी शर्ट में दीपक मुंडी बैठा हुआ है, जो फिलहाल फरार है। तो इनमें से 4 लोग पकड़े गए हैं, जबकि दीपक मुंडी फरार है। इस वीडियो की लोकेशन क्या है, इसकी अभी जांच की जा रही है। जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन ये वीडियो दिखाता है कि किस तरह से आरोपी हत्या के बाद भी बेखौफ थे और वो लगातार इस तरह के वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, ताकि जो दूसरे गैंग हैं उनमें खौफ पैदा किया जाए और तमाम जो यूथ क्रिमिनल हैं उनमें उनका नाम हो। तो इस तरह से लोगों को डराने के लिए वो इस तरह के वीडियोस पोस्ट कर रहे थे। कुछ फोटोज भी दिल्ली पुलिस को मिली हैं, जिनमें आरोपी हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं और उन्होंने कारतूस से सिद्धू मूसेवाला लिखा हुआ है, किसी में अंकित लिखा हुआ है, किसी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग लिखा हुआ है। इस तरह से फोटोज में भी हथियारों की वो नुमाइश कर रहे हैं। तो कार का ये वीडियो वायरल है और जिस तरह से कार में बेखौफ होकर बदमाश जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि हत्या के बाद भी उनके मन में पुलिस का कोई डर नहीं था और वो लगातार लोकेशन बदलते रहे। उन्होंने करीब 35 लोकेशन बदली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जगहों से कई शूटर गिरफ्तार किए, जिसमें अंकित अभी पकड़ा गया है, जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से पकड़ा गया है और उसके साथ में सचिन भिवानी भी पकड़ा गया है। और अब आरएसएस की बात करते हैं, जिसका सारा ध्यान जो है वो राजस्थान पर केंद्रित हो गया है। 7 जुलाई से प्रांत प्रचारक की राजस्थान में बड़ी बैठक होने जा रही है और कन्हैया लाल की जिस तरह से हत्याकांड के बाद जो माहौल बना है उसको काफी अहम आरएसएस मान रहा है। और यहाँ पर सर संचालक मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, इस बैठक के पीछे मकसद, क्योंकि आने वाले वक्त में 2023 में चुनाव भी होने जा रहे हैं राजस्थान में। देखिए, कई सारी बातें हैं। पहली बात तो ये संघ के नेताओं की ओर से कहा गया कि ये रूटीन बैठक है जो हर बार होती है, इसीलिए यहाँ पर ये बैठक हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि राजस्थान का चयन किया गया कि राजस्थान के झुंझुनू में गुरुवार से 3 दिनों की बैठक होगी। पिछले 2-3 महीनों का अगर हम घटनाक्रम देखें तो राजस्थान में एक के बाद एक कई जगहों पर सांप्रदायिक तनाव की खबरें सामने आई हैं। इसके साथ साथ कन्हैया लाल जिनकी हत्या की गई उदयपुर में, उसके बाद
माहौल और ज्यादा गरमाया है। बीजेपी ने इसे तूल दिया है। कल ही आपने देखा होगा कि गजल सिंह शेखावत वहां पर गए, उनके परिवार वालों से मिले। वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी उनके परिवार वालों से मुलाकात की है। जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई हैदराबाद में, उसमें कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि दी गई और उसके साथ साथ बीजेपी आने वाले समय में इस मुद्दे को और ज्यादा दूर देगी। और इसी बीच आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की 3 दिन की ये बैठक गुरुवार से झुंझुनू में शुरू होने जा रही है, जिसमें कि बीजेपी की ओर से बीएल संतोष और शिव प्रकाश दोनों ही हिस्सा लेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इंद्रेश कुमार जो कि आरएसएस के नेता हैं, उनकी अगुवाई में एक राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच चलता है और वो ये प्रयास कर रहा है कि जो कन्हैयालाल की हत्या हुई है उसके विरोध में जगह जगह पर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाए। साथ ही एक संवाद की भी प्रयास भी वो लोग कर रहे हैं ताकि जो देश में माहौल इस वक्त खराब हुआ इसको सुधारा जा सके। तो इस सब घटनाक्रम के मद्देनजर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी अखिलेश, हमने देखा कि महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह से बड़ा उलटफेर हुआ है। ऐसे में लगातार राजस्थान की जो कांग्रेस है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो ये आरोप लगाते ही रहे हैं कि बीजेपी जो है वो राजस्थान में सरकार गिराने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या ऐसी भी कोई कोशिश हो सकती है कि चुनाव से पहले ही राजस्थान में भी ऐसा कोई उलटफेर देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, हालांकि इस बैठक का इससे संबंध नहीं है, क्योंकि ये आरएसएस जो है वो राजनीतिक गतिविधियों में या इस तरह की सरकार बनाने गिराने की बात नहीं करता है। लेकिन जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी का भी ये मानना है कि अब चुनाव में केवल 16-17 महीने रह गए हैं राजस्थान में और ऐसे में अब सरकार गिराने की कोशिश मुझे लगता है नहीं कि बीजेपी की ओर से होगी। हाल ही में राज्यसभा के चुनाव जो हुए उसमें जिस तरह से बीजेपी के समर्थन वाले सुभाष चंद्रा हारे, उससे ये भी साबित हो गया कि राजस्थान की राजनीति पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कितनी पकड़ है। तो इसलिए अब बीजेपी जोखिम मोल नहीं लेना चाहेगी। इससे पहले भी जो सचिन पायलट की नाराजगी हुई थी उसके पीछे माना गया था कि बीजेपी का हाथ है, लेकिन तब बीजेपी ने मुंह की खाई थी। तो ऐसे में मुश्किल लग रहा है कि अब ऐसी कोई घटना होगी यहाँ। बिल्कुल, और यहाँ पर कांग्रेस के चाणक्य भी माने जाते हैं अशोक गहलोत। जब स्थितियां पैदा हुई हैं किस तरह से उन्होंने संभाल लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश शर्मा पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ पूर्व बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर 10 जून को यूपी के सहारनपुर में, आपको याद होगा, वो प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर 85 लड़कों को गिरफ्तार किया। न सिर्फ गिरफ्तार किया, उनको जो है पुलिस थाने में ले जाकर उनके साथ जबरदस्त पिटाई की गई, प्रताड़ित किया गया। और उसके बाद जब पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था और सहारनपुर पुलिस ने इस वीडियो को सहारनपुर का मानने से ही इनकार कर दिया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के बाद पुलिस बर्बरता की जांच के आदेश दिए गए थे और जिन लड़कों को पुलिस ने पीटा था, अब उन लड़कों में से 8 को सहारनपुर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में पुलिस की लाठी खा रहे, पुलिस से हाथ जोड़कर ना मारने की विनती कर रहे 18 साल के मोहम्मद अली अब भी सहमे हुए हैं। 23 दिन बाद सोमवार को कोर्ट द्वारा निर्दोष करार दिए जाने के बाद घर लौटे हैं। पुलिस की मार से मोहम्मद अली का हाथ टूट गया है। उंगलियों में अब भी दर्द है, सूजन साफ दिखाई देती है। अली बताते हैं कि उन्हें पुलिस ने बिना वजह सड़क से पकड़ा, पीटा और जेल भेज दिया। जुम्मा मस्जिद पे में 2 होमगार्ड ने रोक लिया और कहा उतरो। सर हमने कहा खैरियत, तुम 3 जने थे सर, एक को छोड़ दिया, मैं 2 को पकड़ के चौकी में ले गए और वहाँ दरोगा साहब ने कहा कि 5 मिनट में आपको छोड़ रहे हैं और फुटेज चेक करा दीजिए। सर हमने कहा हम नहीं कराते फुटेज चेक। उन्होंने ज़बरदस्ती कि बेटे करा दो। हम फिर चले गए सर उनके साथ। अब उन्होंने वहाँ जाके मैं पकड़ लिया। उन्होंने तकरीबन 5-6 घंटे बंद करा। फिर रात को थोड़ी उन्होंने क्या किया आपको? फिर पिटा? सर पिटाई की, सब पिटाई की, डंडे मारे आपको? जी सर बहुत मुश्किल से गुजरे वो 23 दिन, ऐसे 23 साल के बराबर थे। बस गुजार लिए सर। कई 23 दिन में कल सोया सर मैं चैन से, और यहाँ सो के भी ऐसा लग रहा है जैसे सपना आया मुझे, जैसे मैं जेल में हूँ। एकदम डर लगने लग गया था। सहारनपुर कोर्ट ने मोहम्मद अली समेत 8 युवाओं को सबूतों के अभाव में जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इन युवकों को छोड़ते वक्त पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि ये तुम्हारे घर का कानून है क्या? पुलिस को कहा कि जिसको चाहो जब तब बंद कर दो,
किसी के चोट नहीं है, 307 लगा दी है। कोई झगड़ा वहाँ नहीं हुआ। इतनी लंबी चौड़ाई 1 किलोमीटर लंबी धाराएं लगा दी इस पर। तो कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी इसमें, कि जब जिसे चाहे बंद कर दें, जिसे चाहे आप छोड़ दें, जब चाहे छोड़ दें। तो कोर्ट ने पूरा ऑब्जर्वेशन दिया इस पर। आगे हमें उम्मीद है कि कोर्ट और लड़के भी इसमें ऐसे ही निर्दोष फंसे हुए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कोर्ट उन पर भी यही ऑब्जर्वेशन पास करते हुए और जजमेंट उनके फेवर में देगी। 10 जून को सहारनपुर में पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के बयान के बाद प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने युवाओं को पीटा था और पिटाई का वीडियो बीजेपी प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने रिटर्न गिफ्ट कहकर ट्वीट किया था। एनडीटीवी की खबर के बाद इस वीडियो की जांच के आदेश दिए गए थे। सहारनपुर पुलिस का कहना है कि उनकी जांच जारी है और जल्द रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। ये लड़के 23 दिन जेल में रहने के बाद बाहर तो आ गए हैं, पर कभी जेल इन लड़कों के जहन से बाहर नहीं जाएगा। ये कांप रहे हैं, डरे हुए हैं। पुलिस ने इनकी बेवजह पिटाई की है, इनको जेल में डाला है। सवाल यह है कि जिन पुलिस वालों ने बेगुनाहों को जेल में डाला, जिनकी पिटाई की, क्या उन पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन और अशोक कश्यप के साथ सहारनपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मुंबई में एक बार फिर आ चुकी है आफत की बारिश। फौरन हाजिर होते हैं। तो मायानगरी मुंबई की बात करते हैं, जो इस बात के लिए भी मशहूर है कि वहां एक बार बरसात अगर शुरू होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। कल शाम से तेज बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में यहां पानी भर चुका है। अंधेरी, सायन, डोंबिवली समेत मुंबई से सटे नवी मुंबई, ठाणे में कई जगह यहां पर पानी जमा हो चुका है। और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कुछ सड़कें जो है वो नदियों में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर आज येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से इसके बदलने की भी संभावना नजर आ रही है। तो दिन भर यहाँ पर आज भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दी गई है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव हो गया है और जब निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो ऐसे में थोड़ी सी बारिश के बाद ही पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। लेकिन पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश कुछ इलाकों में हुई है और उसके चलते आज शाम 4:10 पर यहाँ पर हाई टाइड का वक्त भी मौसम विभाग ने बताया है। हाई टाइड जब आता है तो ऐसे में जो समंदर का पानी शहर में घुस जाता है, जो निचले इलाके हैं उनको और ज़्यादा दिक्कतें पेश आती हैं। आपको ये भी बता दें कि 7 और 8 जुलाई को मुंबई और उससे सटे ठाणे, नवी मुंबई, पालघर में भारी बारिश की आशंका है। सुनील सिंह जुड़ गए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ। सुनील, इस वक्त कैसी स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में बहुत ज्यादा बारिश जो है वो हो गई है, लेकिन पिछले साल सुनील हमने देखा था कि बीएमसी ने कुछ काम किया था, कुछ इलाकों में निकासी की व्यवस्था है जो वो ठीक की गई थी। क्या कुछ और इलाके बीएमसी ने ठीक किए हैं या स्थिति अभी भी बहुत बुरी है? बिल्कुल अदिति, बीएमसी ने इस साल भी काफी कुछ काम किया। जो पिछले साल जो उन्होंने टैंक बनाए थे उनकी क्षमता को बढ़ाया गया। मिलन सबवे और हिंद माता में खास करके एक और टैंक का निर्माण किया गया था कि पानी अगर भरता है और उस समय हाई टाइड होती है तो पानी चूंकि समंदर में जा नहीं पाता है तो वो उन टैंकों में स्टोर कर लिया जाए ताकि सड़कों पर पानी जमा ना हो। लेकिन हम स्थिति अभी देख रहे हैं कि पानी सड़कों पर जमा होना शुरू हो गया है और ये आलम तब है जबकि हाई टाइड का वक्त दोपहर में 4 बजे है, यानी अभी काफी वक्त है। अभी लो टाइड का वक्त चल रहा है, इसके बावजूद सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया है। कई लो लाइन इलाकों में, खास करके अंधेरी सबवे है वहां पर पानी जमा हो चुका है। सायन, बांद्रा, टी जंक्शन जो है वहां पर पानी जमा हो गया है। इसके अलावा किंग सर्कल के पास भी पानी जमा होना शुरू हो गया है। तो लोगों को सड़कों पर पानी जमा होने से थोड़ी तकलीफ और सबवे में पानी भरा होने से सड़क यातायात पर असर तो जरूर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन गनीमत है कि अभी तक ट्रेन जो यातायात है, लोकल ट्रेन यातायात, उस पर कुछ असर नहीं हुआ है। वहीं शहर के बाहर अगर हम देखें तो जो आसपास के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, वहाँ स्थिति ज्यादा खराब है। खास करके जो महाराष्ट्र का कोकण इलाका है, सिंधुदुर्ग या चिपलूण या महाड़ की तरफ देखें तो काफी पानी भर गया है। एक जगह पे पोलादपुर में कहीं एक भूस्खलन की भी खबर है कल जो हुआ था वो, हालांकि उसमें किसी के जख्मी होने की या फंसने की कोई खबर नहीं है।
जगह जगह पे राज्य सरकार ने इवैक्यूएशन भी शुरू किया है। जो भी ग्रामीण इलाके हैं, निचले इलाके हैं, यहाँ जहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, वहां पर से लोगों को बाहर भी निकालने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया गया है। 5 एनडीआरएफ की टीम तो मुंबई में ही लगाई गई है अलग अलग, और बाकी जगहों पर अलग अलग जगहों पर भी एनडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। कोशिश ये है कि ये जो बारिश तेज है लगातार हो रही है, तो इससे कोई फंसे नहीं और यातायात ठीक से चलता रहे। हालांकि लगता नहीं है, जिस तरह से बारिश हो रही है और अभी लो टाइड के वक्त भी अगर पानी जमा होना शुरू हुआ है तो हाई टाइड के वक्त क्या हो सकता है, आप कल्पना कर सकती हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें भी दिखा रही हैं किस तरह के हालात इस वक्त मुंबई और उसके सटे हुए आसपास के इलाकों में बने हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में आपने बताया किस तरह का असर है, और यहाँ पर फिलहाल थोड़ी राहत की बात जो नजर आ रही है वो ये कि जो मुंबई लोकल है उस पर इसका असर देखने को अभी तक नहीं मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सिंह पूरी जानकारी के लिए। पंजाब में भगवंत मान सरकार के शपथ लेने के 3 महीने के बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। कल जिन 5 मंत्रियों ने शपथ ली उनमें एक महिला भी है, और इन 5 मंत्रियों में फौजा सिंह सरारी, अमन अरोड़ा, चेतन सिंह जोरज माजरा, डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर और महिला विधायक अनमोल गगन मान शामिल हैं। अनमोल गगन मान सिंगर भी हैं और उन्होंने केजरीवाल एंथम भी गाया है। वो कैबिनेट में दूसरी महिला मंत्री हैं। तो यहाँ पर पहला कैबिनेट विस्तार है, अभी और भी मंत्रियों को यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। और हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद, किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है मंत्रिमंडल विस्तार में? और क्योंकि हमने देखा था कि प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी की सरकार जो है वो पंजाब में आई है, तो अभी और भी चेहरे जो हैं वो शामिल किए जाने हैं। जी देखिए, बिल्कुल पहला कैबिनेट एक्सपेंशन है या पहला कैबिनेट विस्तार है, और इसमें से जो 5 लोगों को इस बार कैबिनेट में ओथ दिलाई गई है या कैबिनेट में जिनको इंडक्ट किया गया है, उसमें से एक तो अनमोल गगन मान है, 31 साल की हैं, पहले सिंगर भी रही हैं। 2014 से उन्होंने आर्ट सेक्टर में, आर्ट या म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा। उसके बाद से उनके गाने वगैरह बहुत हिट हुए, लेकिन 2020 से वो सियासत में उनकी रुचि बढ़ गई। आम आदमी पार्टी के साथ उनकी एक्टिविटीज बढ़ी। आम आदमी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, उसके यूथ विंग की वो को इंचार्ज रही पंजाब में। और सबसे खास बात यह है कि खरड़ विधानसभा क्षेत्र जो मोहाली जिले में आता है, उनके प्रचार के लिए खुद अरविंद केजरीवाल भी डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए यहाँ पर आए थे। कई बार विवादों में भी रहती हैं अपने बयानों को लेकर, जैसे विधायक बनने के बाद कुछ ही दिनों पहले की बात है जब वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में लोगों की समस्या सुनने के लिए किसी सरकारी दफ्तर में गई और डीएसपी की चेयर पे बैठ गई। उनका वो फोटो जो है उनकी बहुत वायरल हो रही थी, और भी बयान देते रहती हैं। लेकिन दूसरी महिला मंत्री होंगी पंजाब की कैबिनेट में, और कई चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि पंजाब के अलग अलग इलाके, जो मालवा, माझा और दोआबा का इलाका है, कि बॉर्डर बेल्ट से कौन है, मालवा के इलाके से कौन है, या दोआबा का इलाका जो जलंधर होशियारपुर का है वहां से कौन है, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए माझा का इलाका जो सरहदी क्षेत्र है, जहां अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण के इलाके से एक जो इंदरबीर निज्जर हैं उनको मंत्री बनाया गया है। और इसी तरह महिला मंत्री भी रखा गया है, अनमोल मान को कैबिनेट में रखा गया है। इसके अलावा मालवा क्षेत्र से जौड़ा माजरा जो हैं उनको लिया गया है पटियाला से। तो इस तरह से सारे ही समीकरण को देखते हुए ये कैबिनेट एक्सपेंशन किया गया है। दूसरी बात ये भी है कि इसमें सबसे अहम नाम जो है वो अमन अरोड़ा का है, क्योंकि आम आदमी के पास जो 92 विधायक हैं पंजाब में, उनमें से सिर्फ 10 ऐसे हैं जो 2 बार विधायक बन चुके हैं। इन 10 में अमन अरोड़ा ऐसे हैं जो दूसरे बार के विधायक भी हैं और पंजाब में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले विधायक भी हैं। लेकिन पहली बार के कैबिनेट में उनको नहीं लिया गया था, तो उस वक्त भी बहुत प्रश्न उठे थे, लेकिन दूसरी बार में उनको एडजस्ट कर लिया गया है। कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि पार्टी ये भी देख रही है कि जमीनी स्तर पर जो पुराने नेता हैं वो पार्टी से रूठ ना जाए। संगरूर लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ उसके नतीजे भी कहीं चौंकाने वाले रहे हैं, पार्टी को उसका भी झटका लगा है। तो कई तरह की फीडबैक देखने के बाद ये कैबिनेट एक्सपेंशन किया गया। जब मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कुछ ही दिन पहले मिले थे और उसके बाद इन नामों पर चर्चा करके दूसरी बार कैबिनेट को एक्सपेंड किया गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली, यहाँ पर आपका जानकारी के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो अभी भी 3 पद जो हैं खाली है। सरकार गठन के समय 10 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने कामकाज संभाला था, लेकिन इनमें से एक मंत्री विजय सिंगला जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में पद से हटा दिए गए। और अमेरिका एक बार फिर फायरिंग से दहल गया है। अमेरिका के शिकागो के उपनगर इलिनॉय में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में 6 लोगों की जान चली गई है, जबकि 31 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। ये फायरिंग कल अमेरिका के फ्रीडम डे के मौके पर हो रही परेड के दौरान हुई है। परेड के बीच में ही हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस वक्त वहां बड़ी संख्या में लोग जो थे वो मौजूद थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक हुआ क्या है और ऐसे में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और इलाके को खाली करवा लिया गया और उसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है। और पिछले 2 घंटे में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई और अब वक्त है टॉप 5 का। आपको एक खबर उसमें से चुननी है। तो पहली खबर जो है वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई एक नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें हत्या के बाद हत्यारे जो हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी खबर आई महाराष्ट्र के अमरावती से, जहां पे उमेश कोल्हे की हत्याकांड के मामले में एक आरोपी की तलाश अब भी पुलिस कर रही है और इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। तीसरी खबर आई मुंबई से, जहां पर भारी बारिश हो रही है पिछले 2 दिनों से और 5 दिनों का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बहुत ज्यादा जल भराव देखने को मिल रहा है। चौथी खबर सहारनपुर से, जहां पर पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था और उसमें 8 लोग जो हैं बाइज्जत बरी हो गए हैं। उनसे एनडीटीवी की बातचीत में उन्होंने कहा है कि नरक के 23 दिन थे 23 सालों के बराबर। और 5वीं खबर, अब होटल में खाने के लिए सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं होगा। हम कंज्यूमर में शिकायत कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में जाकर। तो आपको करना यह है, इस यूट्यूब चैनल पर जाना है और इसमें से 5 खबरों में से एक खबर को आपको चुनना है और उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।